नमस्ते दोस्तों। क्या होगा अगर डायनासोर आज आपके शहर में आ जाए? हम बात कर रहे हैं प्राइम वेल की, जहां समय के पोर्टल अचानक खुल जाते हैं और उनसे अतीत और भविष्य के भयानक राक्षस बाहर आने लगते हैं। प्रोफेसर निखिल को अपनी टीम के साथ इन जीवों को रोकता है और अपनी लापता पत्नी को उसी रहस्य में ढूंढता है। ये कहानी है एक्शन, रहस्य और खतरे से भरी हुई। चलिए शुरू करते हैं प्राइम वेल एक्सप्लेन्ड, पोर्टल से आए डायनासोर का कहर की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत हेमा नाम की एक लड़की से होती है जो सुपरमार्केट में थी जब उसका सामना एक भयानक विशालकाय जीव से हुआ। खुद को बचाने के लिए वह जंगल की तरफ भागी और वह जीव भी उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता चला गया। फिर कहानी 8 साल आगे बढ़ती है, जहाँ आज फिर से शहर में एक विशालकाय जीव देखे जाने की खबर छपी। प्राणी विज्ञान के छात्र बहुत उत्साहित हो गए। वे अपने प्रोफेसर निखिल को इस खबर के बारे में बताते हैं और निखिल जवाब देते हैं कि यह एक अफवाह है, बस एक मजाक है। वह इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। फिर करण उनसे कहता है कि मुझे पता है आप इस खबर पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्नी भी ऐसे ही एक राक्षस की तलाश में गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली है, और न ही वह आज तक इस दुनिया में राक्षस के होने का कोई सबूत दे पाई थी। निखिल अपनी टीम के साथ इस खबर को गलत साबित करने के लिए उसी जगह जांच करने जाते हैं जहां वह जीव देखा गया था। वहां पहुंचकर वैज्ञानिक एक ट्रक पर बड़े पंजों के निशान देखते हैं और यहाँ उन्हें जंगल की टूटी हुई बाट भी मिलती है। और ये चीजें निखिल को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद कोई विशालकाय जीव अभी भी इस दुनिया में मौजूद है जिसे पहली बार 8 साल पहले देखा गया था। और उनकी वैज्ञानिक पत्नी हेलन भी उसी जीव के बारे में जांच करने आई थी, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। वह सोचते हैं कि शायद उसी जीव ने हेलन को निगल लिया है और इसीलिए उनके शरीर का कोई निशान नहीं मिला है। अब हमें प्राणी विज्ञानी अवंतिका दिखाई जाती है जो सरीसृपों पर शोध करती है। उनके पड़ोसी का एक बच्चा उन्हें अपने घर ले जाता है और बताता है कि उसने जंगल से एक अजीब तरह की छिपकली पकड़ी है। अवंतिका उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गई और जब उन्होंने जाकर वह छिपकली देखी तो अवंतिका हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी छिपकली नहीं देखी थी। इस छिपकली के पंख भी थे। अवंतिका लड़के से कहती है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम्हें यह छिपकली जंगल में मिली थी। जब वे जंगल पहुंचते हैं तो ये देखकर डर जाते हैं कि किसी ने एक लोमड़ी का बुरी तरह से शिकार करके उसे एक पेड़ से लटका दिया था। इस जगह पर एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था और जैसे ही वे यहाँ आते हैं वह छिपकली लड़की के हाथ से फिसल जाती है और उड़ने लगती है। अवंतिका इस छिपकली को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है, जबकि उनके साथ आया छोटा बच्चा बीनू यहाँ छिपा हुआ एक पोर्टल देखता है और हैरान हो जाता है, यह जानने के लिए कि इस पोर्टल के अंदर क्या था। वह भी इस पोर्टल के अंदर चला गया। इस पोर्टल के दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। इस दुनिया से बिल्कुल अलग एक दुनिया। सारी छिपकलियां ठीक वैसी ही उड़ रही थीं जैसी उसके पास उनकी दुनिया में थी। यहाँ बाहर अवंतिका को अब जमीन तेजी से हिलती हुई महसूस होती है। वह डर जाती है। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, उन्हें सामने तालाब में एक बहुत बड़े जीव का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह जीव एक डायनासोर जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ अब हमें बीनू दिखाया जाता है जो किसी चीज से भाग रहा है और वह जल्दी से अपने घर आता है और अपने कमरे में छिप जाता है। उसे एहसास हुआ कि कोई बड़ी चीज उसका पीछा कर रही थी और जैसे ही उसने सामने वाली खिड़की से झांका, यह डायनासोर जैसा बड़ा जीव उसका पीछा कर रहा था। यह खिड़की तोड़कर भी उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बीनू खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी उसके हाथ आता है उससे उस राक्षस पर हमला करता है और आखिरकार वह राक्षस उससे दूर भाग जाता है। दूसरे दृश्य में अवंतिका अब उसी विशाल जीव द्वारा पीछा किए जाने के बाद जंगल में फंसी हुई दिखाई जाती है। अवंतिका को नहीं पता था कि यह बड़ा जीव उस पोर्टल से बाहर आया था। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। दूसरी तरफ से वह जीव उनके करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वह घबरा पाती, निखिल की पूरी टीम यहाँ पहुंच जाती है जो इस जीव पर शोध करने के लिए सुबह से यहाँ आई थी। वे अवंतिका को शांत होने के लिए कहते हैं और खुद इस जीव को देखने लगते हैं। ये लोग टॉर्च दिखाते हुए उसे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह जीव शत्रुतापूर्ण नहीं है। उन्होंने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। यह एक हाइब्रिड हो सकता था। दूसरे शब्दों में 2 प्रजातियों के संकरण से बना एक नया जानवर। लेकिन यह काम भी केवल प्रयोगशाला सेटिंग में ही संभव था। वे चर्चा कर ही रहे थे कि वह जीव यहाँ से जाने लगा। ये लोग भी जीव का पीछा करते हैं और ये देखा गया कि यहाँ एक बहुत चमकदार पोर्टल खुला हुआ था जिसके अंदर वह जीव जाने वाला था। पोर्टल देखकर हैरान निखिल अपनी पूरी टीम को जांच करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ बुलाते हैं। यह पोर्टल किसी दूसरी दुनिया का या यहाँ तक कि किसी दूसरी टाइमलाइन का भी हो सकता था। इस पोर्टल को देखकर निखिल को थोड़ी उम्मीद थी कि वे अतीत या भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिस पर वह इन दिनों शोध कर रहे थे। निखिल सोचते हैं कि उनकी पत्नी भी ऐसे ही किसी पोर्टल के अंदर गायब हो गई होंगी, इसीलिए वह पोर्टल के अंदर जाकर जांच करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हमें शहर में वह जीव दिखाया जाता है जो बीनू के पीछे था। वह अभी भी अपने शिकार को ढूंढ रहा था और गंध सूंघते हुए वह उसके स्कूल पहुंच जाता है। टीचर उसे देखते ही बहुत डर जाती है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। टीचर दरवाजा बंद करके दरवाजे के सामने सारा फर्नीचर रखने लगती है, लेकिन यह जीव बहुत शक्तिशाली था। दरवाजा तोड़ना और चीजों को एक तरफ हटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले कि यहाँ कुछ गलत होता, यहाँ सुमित आता है और उस जीव का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है और वह उसे यहाँ से दूर ले जाता है और बच्चों की जान बचाता है।
अब जैसे ही यह जीव गुस्से में सुमित पर हमला करता है, सुमित उसके एक ही हमले से बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। दृश्य जंगल में बदल जाता है, जहाँ निखिल अब उस पोर्टल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अवंतिका निखिल को वह छोटा जीव भी देती है जिसे उन्होंने पहले देखा था। जैसे ही वह इस पोर्टल के अंदर जाते हैं, ये जगह उन्हें दुनिया जैसी लगती है, लेकिन इस दुनिया में बहुत शांति थी। हर जगह ऐसे जानवर थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब वह जमीन में देखते हैं तो उन्हें कई इंसानों के अवशेष मिलते हैं, जिससे वह समझते हैं कि पहले यहाँ जितने भी इंसान आए थे, चाहे शोध के लिए या किसी काम के लिए, वे अब मर चुके हैं। यह देखकर निखिल की भावनाएं और गहरी हो जाती हैं और वह इस दुनिया में अपनी पत्नी हेलन को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके सुरक्षा गार्ड को निखिल को जिंदा वापस लाने का काम सौंपा गया था, अगर निखिल यहाँ से दूर चले जाते तो उनके सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पूरी नहीं होती। इसीलिए वह उन्हें मारकर उसी पोर्टल के जरिए निखिल को उनकी असली दुनिया में वापस ले आते हैं। जैसे ही ये लोग उस पोर्टल से बाहर आते हैं, अचानक वह पोर्टल भी पीछे से बंद हो जाता है और अवंतिका देखती है कि वह जीव जो पहले उनके पास आया था, जिसका नाम उन्होंने रेक्स रखा था, वह भी उनके साथ उनकी दुनिया में वापस आ गया था। दूसरी तरफ हमें फिर से शहर में वही जीव दिखाया जाता है जो बीनू के पीछे था। वह अभी भी बीनू को ढूंढ रहा था और बीनू के घर की तरफ जा रहा था। यह जीव दूसरे लोगों को भी देखता है जिन पर वह हमला करने वाला होता है। जब एक बार फिर सुमित एक हीरो की तरह अपनी कार में आता है और इस बड़े जीव को टक्कर मारता है, लेकिन इससे सिर्फ उसकी कार को नुकसान होता है, उस जीव को कोई नुकसान नहीं होता। यह देखकर वह जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है और एक बंदूक से इस जीव को गोली मारकर मार डालता है। दृश्य यहाँ से हटता है और अगली सुबह हमें अवंतिका उनके घर पर दिखाई जाती है, जहाँ अवंतिका की दोस्त और प्रोफेसर निखिल के सहायक करण उनसे मिलने आए थे। वह अवंतिका को खुशखबरी देते हैं कि वैज्ञानिकों ने आखिरकार दुनिया में इस जीव के अस्तित्व की खबर की पुष्टि कर दी है। वह बहुत उत्साहित था। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे तो करण देखता है कि अवंतिका के पास अभी भी उस जीव का बच्चा था, जिसे देखकर वह बहुत प्रभावित होता है। अवंतिका उसे इसे एक राज रखने के लिए कहती है और यहाँ करण भी उनके साथ एक राज साझा करता है कि वह भी उस पोर्टल के बारे में खोजना चाहता है जिस पोर्टल में प्रोफेसर निखिल गए थे। अवंतिका कहती है कि वह पोर्टल बंद हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पोर्टल एक जगह से बंद हो गया था। लेकिन अब वह पोर्टल दुनिया की कई जगहों पर खुल चुका था और उसके अंदर से अजीब जीव बाहर आ रहे थे जो आकार में भी बहुत बड़े थे। खैर, अगले दिन यह दिखाया जाता है कि अवंतिका और करण दोनों उस पोर्टल को ढूंढने के लिए जंगल में रुके थे। उन्होंने कैंप लगाया और वे इस तरह बात करते करते सो गए। अचानक अवंतिका किसी अजीब आवाज से जागी। उन्होंने देखा कि वही जीव वहां था, जिसे देखकर वह डर गई। वह गई और करण को जगाया और दोनों ने यहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन फिर अवंतिका ने देखा कि यह जीव पहले वाले जीव जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है और अचानक गिर भी गया है। जब वे करीब जाकर जांच करते हैं तो उन्हें वास्तव में पता चलता है कि दो लड़के उन्हें मजाक कर रहे थे। वह बिल्कुल भी वह जीव नहीं था, बल्कि वे एक छड़ी पर एक डायनासोर खिलौना लगाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें एक सबवे स्टेशन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक आदमी भूमिगत सुरंगों के अंदर स्प्रे कर रहा है और फिर उसका सामना एक विशाल मकड़ी से होता है। उसने पहले कभी इतनी बड़ी मकड़ी नहीं देखी थी। इससे पहले कि वह भाग पाता, वह मकड़ी उसकी गर्दन पर डंक मारती है। दृश्य फिर से करण और अवंतिका की ओर बदलता है, जहाँ दोनों को अब प्रोफेसर निखिल ने पकड़ लिया था। प्रोफेसर निखिल उन दोनों को बहुत डांटते हैं क्योंकि उन दोनों ने इस तरह जंगल में आकर केवल अपनी जान खतरे में डाली थी। अगर वह जीव जंगल में आजाद होता तो ये लोग आज जिंदा नहीं होते। यह सुनकर करण को भी बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने भी सिर्फ अपने एक रोमांच के लिए अवंतिका की जान खतरे में डाल दी थी। इस बातचीत के दौरान निखिल और उनकी दोस्त क्लॉडिया को एक आदमी के बुरी तरह घायल होने की खबर मिलती है। जब वे अस्पताल में उसकी जांच कराने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया है, लेकिन वे अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि उसे किस चीज ने काटा है, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में कभी इतना बड़ा कीट नहीं देखा था जो इतनी ताकत से डंक मारता हो। अब क्लॉडिया सुरक्षा प्रबंधक के पास जाती है और उन्हें बताती हैं कि हमें उसी इलाके में शोध के लिए एक टैक्टिकल टीम भेजनी होगी जहां यह आदमी काम कर रहा था, ताकि वे वहां जाकर उस जीव को पकड़ सकें जिसने इस आदमी पर हमला किया है, ताकि वे एक एंटीडोट बना सकें और उसका इलाज कर सकें। सुरक्षा प्रबंधक सहमत होते हैं और एक टीम को वहां भेजा जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन सभी का सामना अनगिनत विशाल मकड़ियों से होता है। जैसे ही ये मकड़ियां इंसानों को देखती हैं, वे उनकी तरफ छलांग लगाना शुरू कर देती हैं और हमला करने की कोशिश करती हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन सभी को उस सुरंग से बाहर आना पड़ता है और निखिल की टीम बाहर आने के बाद निखिल को बताती है कि अंदर ऐसी बड़ी मकड़ियां हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। अब वे भी इस संदेह से भर गए थे कि ये जीव, ये राक्षस कहां से आ रहे हैं। अब प्रोफेसर निखिल खुद उसी सुरंग में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह भी देखना चाहते थे कि वे जीव कैसे हैं। पिछली टीम को पहले ही पता चल चुका था कि ये सभी जीव रोशनी से डरते हैं, इसीलिए इस बार वे अपने साथ लाइटें लेकर गए थे। ये लोग अपनी लाइटों के जरिए भी इन मकड़ियों को खुद से दूर रखने में सफल होते हैं और निखिल उन सभी को भी देखते हैं। इन मकड़ियों की संख्या इस सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा थी। अवंतिका अब यहाँ खोज करते हुए वही पोर्टल देखती है जैसा कि उन्होंने जंगल में देखा था, और ये लोग समझते हैं कि ये मकड़ियां भी इसी पोर्टल से बाहर आ रही थी। अब ये लोग इस पोर्टल को ध्यान से देख रहे थे जब उसमें से एक और विशाल राक्षस दिखाई दिया।
यह एक जोरदार कनखजूरा था जिसके ऊपरी टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि यह किसी भी आदमी को उसमें लपेट सकता था। सुमित यहाँ से कुछ उठाता है और इससे पहले कि यह कनखजूरा अवंतिका पर हमला कर पाता, वह उसके सिर पर मारता है और दोनों खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच निखिल भी यहाँ आते हैं और इतने बड़े कनखजूरे को देखते हैं। खुद को इससे बचाने के लिए ये लोग अब दूसरे कमरे में आ गए थे जहाँ निखिल ने दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन अब उनके दुर्भाग्य से उन्हें पता चला कि इस सुरंग के बाकी सभी निकास बंद हैं। केवल वही रास्ता खुला है जहाँ से वे आए थे और वहाँ बड़े कनखजूरे जैसे जीव हैं जहाँ निखिल बंद थे। सुमित उन्हें बचाने के लिए यहाँ एक अग्निशामक यंत्र लेता है और वह इस जीव को जलाने और यहाँ से उसके पोर्टल पर वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन शुंडो के एक ही वार से यह जीव सिलेंडर को उसके हाथ से पोर्टल के दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर यह सुमित पर भी हमला करता है। कुछ देर बाद जब निखिल को महसूस होता है कि दूसरी तरफ शोर कम हो गया है तो वह जांच करने आते हैं। यहाँ सुमित मरणासन्न अवस्था में थे। निखिल उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे जब उसने निखिल को बताया कि जैसे ही उस जीव ने उसे काटा मुझे कुछ दिखाई दिया था, जैसे कि एक महिला उस पोर्टल से आई और बताया कि पोर्टल के दूसरी तरफ स्वर्ग है और हेलन जो निखिल की पत्नी है वहाँ निखिल का इंतजार कर रही है। खैर निखिल जल्दी से सुमित को अस्पताल लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस समय तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। क्लॉडिया जो निखिल की सहकर्मी थी वह निखिल को बताती है कि उनका इलाज करने के लिए हमें उसी जीव के जहर की जरूरत होगी जिसने उन्हें काटा है। हम उसी जहर से उस जहर का प्रतिविष बनाएंगे और तभी हम उन्हें ठीक कर पाएंगे। सुमित के पास बहुत कम समय था और चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन निखिल हिम्मत दिखाते हैं और सुमित के लिए प्रतिविष बनाने के लिए खुद उस कनखजूरे का जहर लेने का फैसला करते हैं। वे फिर से उसी सुरंग में जाते हैं और सौभाग्य से उन्हें वही कनखजूरा उसी सुरंग में मिलता है। वह एक दीवार के अंदर बने एक छेद के अंदर छिपा हुआ था। निखिल भी उसी छेद के अंदर जाने वाले थे, हालांकि उन्हें यह भी पता था कि ऐसा करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह जीव उन्हें भी मार सकता था। इस छेद से गुजरने के बाद वे दूसरी तरफ से बाहर निकले। उन्हें पता चला कि दूसरी तरफ एक इमारत थी जिसका निर्माण चल रहा था। वहां जाकर निखिल बहुत बहादुरी से इस कनखजूरे के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कनखजूरा उन्हें देखकर निश्चित रूप से डंक मारेगा। उन्होंने इस समय अपनी जैकेट के अंदर कुछ कंटेनर लगाए थे और जब कनखजूरा उन्हें डंक मारता है तो उसका सारा जहर निखिल ने अपनी जैकेट के अंदर लगाए कंटेनरों में जमा हो जाता है। जैसे ही उनका मिशन पूरा होता है, रवि निखिल को आजाद कराने के लिए दूसरी तरफ से बंदूक से इस कनखजूरे पर हमला करता है और जैसे ही ये कनखजूरा कराता हुआ एक तरफ हुआ, इसने एक मेन स्विच को टक्कर मारी। इसे एक हाई वोल्टेज शॉक लगा और आखिरकार स्पार्किंग होने से यह मर गया और ये लोग जहर लेकर वापस आ गए। जल्दी से जहर से एक प्रतिविष बनाया गया और सुमित का उससे इलाज किया गया। आखिरकार सुमित को होश आ गया, लेकिन अब भी निखिल का पूरा ध्यान सुमित की उन बातों पर था जो उन्होंने घायल अवस्था में कही थी। निखिल सोच रहे थे कि क्या सुमित उस समय हेलुसिनेट कर रहे थे? क्या उन्होंने वास्तव में पोर्टल से बाहर आने के बाद हेलन को देखा था? वह अभी भी दुविधा में थे कि उन्हें अपनी पत्नी हेलन को ढूंढने के लिए उस पोर्टल के अंदर जाना चाहिए या नहीं। अब दृश्य पूरी तरह से एक अलग जगह पर बदल जाता है। यहाँ हम एक युगल को देखते हैं जो अपने तैराकी प्रशिक्षण का अभ्यास कर रहे थे। अचानक इस स्विमिंग पूल के अंदर से एक मगरमच्छ बाहर आता है जो ऊपर से कूदता है और लड़के को हवा के बीच में ही निगल जाता है और यह देखकर उसकी साथी पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। यहाँ मगरमच्छ उस लड़की पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की बच निकलती है। जब टीम जांच के लिए यहाँ आती है तो उन्हें संदेह होता है कि लड़की अपने साथी की मौत के पीछे खुद है, क्योंकि इस सुविधा के अंदर किसी भी तरह के जानवर का होना असंभव था। जबकि लड़की ने सभी को यह समझाने की कोशिश की कि यहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया था और उसने उसके साथी को निगल लिया था। अब इस खबर को सुनकर निखिल और उनकी टीम अगले दिन यहाँ पहुँचती है और वे पूरे मामले को समझते हैं कि यहाँ एक पोर्टल खुला होगा जिसके अंदर से वह जीव बाहर आया होगा और उस जीव ने उस लड़के को खा लिया होगा और फिर वह जीव अपने घर वापस चला गया होगा। इसीलिए इस जगह पर उसका कोई निशान नहीं मिलता है। अब क्लॉडिया जो यह सब समझ चुकी थी अपनी सुरक्षा प्रमुख के पास जाती है। वह उन्हें पूरा मामला बताती है और उनसे उस अपराध के लिए लड़की को दंडित न करने के लिए कहती है जो उसने नहीं किया। लेकिन यहाँ यह आदमी क्लॉडिया को जवाब देता है कि हम वह सब नहीं कर सकते जो आप चाहती हैं, क्योंकि अगर हम उस लड़की को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वह दुनिया को उस जीव और उन पोर्टलों के बारे में सब कुछ बता देगी और हमें इस खबर को अभी छिपा कर रखना होगा। अगले दिन निखिल और उनकी टीम को पता चलता है कि वही पोर्टल अब एक और शहर की झील के अंदर देखा गया था और इस बार उन्हीं मगरमच्छों को भी उसी झील के अंदर देखा गया था, जिससे निखिल और उनकी टीम को पता चलता है कि वे पोर्टल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। अब निखिल इस बार उसी झील में अपनी टीम के साथ उसी जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ वह पोर्टल खुला था। वे अभी भी इस पोर्टल को ढूंढ रहे थे जब अवंतिका ने देखा कि वहाँ से निकलने वाला जीव अब अवंतिका के चारों ओर घूम रहा था। अवंतिका कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही और जब उन्हें लगा कि अब उनकी जान खतरे में है तो उन्होंने तुरंत करण को बुलाया। करण उसे बचाने आया और पानी से बाहर निकाला। वह जीव उन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आया तो करण ने उससे बचने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसकी गर्दन में घोंप दिया, जिससे मगरमच्छ दर्द से पीछे हट गया और जैसे ही वह पानी के अंदर गया वह अपने पोर्टल में चला गया और उसके वहां से जाते ही वह पोर्टल बंद हो गया। जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, निखिल और उनकी पूरी टीम का शोध जो वे यहाँ कर रहे थे वह भी रुक गया। अब अपने शोध को जारी रखने के लिए निखिल और उनकी टीम फैसला करते हैं कि वे अब अगली जगह ढूंढेंगे जहाँ यह पोर्टल खुलेगा। आखिरकार उन्हें जल्द ही वह जगह पता चल जाती है जहाँ यह पोर्टल फिर से खुला। निखिल ने इस बार उस पोर्टल में जाने का फैसला किया था। रवि निखिल के साथ एक रस्सी बांधता है ताकि अगर जरूरत पड़े और उन्हें लगे कि निखिल किसी खतरे में है तो वे उन्हें रस्सी से बाहर खींच
खींच लेंगे। इस पोर्टल के अंदर जाने और पानी से बाहर आने के बाद निखिल देखते हैं कि वह एक नई दुनिया में पहुंच गए थे, जहां अब उनका सामना बहुत बड़े पक्षियों से होता है और आखिरकार उनकी तलाश खत्म होती है। उन्हें अपनी पत्नी हेलन भी यहाँ मिलती है। हेलन को देखकर वह इतने खुश होते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें कैसे बताएं। वह हेलन से कहते हैं कि कृपया अपनी दुनिया में वापस चलो, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस आने का मौका मिला है। लेकिन हेलन वहां जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि दुनिया के लोगों को इन पोर्टलों के बारे में पता चले और दुनिया के लोग दुनिया की समस्याओं से खुद को बचाने के लिए यहाँ आकर इस दुनिया को खराब कर दें। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ वह निखिल से कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो, ये दुनिया अद्भुत है। हेलन उनसे वादा करती है कि मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखाऊंगी जो मैंने यहाँ खोजा है। लेकिन निखिल उन्हें मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैंने उस दुनिया में जो कुछ भी बनाया था वह तुम्हारे लिए बनाया था, मैंने इसे तुम्हारे साथ रहने के लिए बनाया था और अब मैं उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहता। तो हेलन इस समय उनसे कहती है कि ठीक है, तो तुम अपनी समय रेखा में वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर निखिल वापस पानी के अंदर जाते हैं ताकि वह अपने पोर्टल के जरिए अपनी दुनिया में वापस जा सके। जब वह पानी के अंदर तैर रहे थे तो एक विशाल जीव उन पर हमला करने आया। निखिल ने भी खुद को बचाने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन यह हमला उनके किसी काम नहीं आया। और जब वह जीव उन्हें खाने के लिए बहुत करीब आया तो यहाँ निखिल की किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से एक और भी बड़ा जीव निकला और उसने इस हमलावर जीव को पकड़ लिया और निखिल की जान बच गई। अब क्योंकि बाहर की दुनिया में रस्सी के अंदर बहुत हलचल थी, सुमित और करण समझ गए कि अंदर कोई खतरा है। इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपने प्रोफेसर निखिल को बाहर खींच लिया। जब निखिल बाहर आए तो उनकी सांस नहीं चल रही थी। उन्होंने जल्दी से उन्हें CPR दिया और उनकी जान बचाई। कुछ देर बाद जब निखिल को होश आता है तो वह देखते हैं कि उनकी पत्नी को उसी समय रेखा के अंदर जाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि हेलन निखिल की पत्नी से उन्हें पोर्टलों के बारे में पूछताछ की जानी थी जो हर दिन इस दुनिया में खुल रहे थे। आखिरकार क्या ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया के थे या किसी दूसरी समय रेखा के? वैज्ञानिकों को यह सब जानना था। पहले हेलन कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुविधा वाले लोग उन्हें इस तरह कैद कर लेंगे तो उन्होंने उनसे एक सौदा किया कि अगर वह उन्हें कुछ जानकारी देती है तो वे उन्हें आजाद कर देंगे। पहले कोई भी उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन निखिल के आग्रह पर सभी ने हेलन पर विश्वास किया। हेलन उन्हें इन पोर्टलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती हैं, लेकिन वह उन्हें बताती हैं कि अगला पोर्टल कहाँ खुलने वाला है। अब भी किसी को भी हेलन पर भरोसा नहीं था। सभी को लगा कि हेलन जरूर झूठ बोल रही होंगी, लेकिन निखिल को हेलन पर विश्वास था। वह अपनी टीम के साथ हेलन के साथ उस जगह पहुंचते हैं। हेलन लंदन में एक लैब में एक फ्रीजर के पास जाती है और वह कहती है कि अगला पोर्टल यहीं से खुलेगा। क्लॉडिया यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को देखती है। यहाँ कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, लेकिन फ्रीजर खोलते ही अंदर वास्तव में एक नया पोर्टल था। हेलन बिना कुछ कहे जल्दी से इस पोर्टल के अंदर चली जाती है और यह देखकर रवि और सुमित भी उनके पीछे पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि इस जगह पर कई और पोर्टल थे। हर कोई भ्रमित होकर बाहर खड़ा था कि अंदर क्या हो रहा है और इन पोर्टलों का क्या मतलब है। अब वे बात कर रहे थे जब उन्हें पोर्टलों से कुछ हलचल महसूस हुई। सैनिक जल्दी से किसी भी खतरनाक जीव को मारने के लिए तैयार हो गए जो पहले भी इन पोर्टलों से बाहर आ रहे थे। लेकिन इस बार एक छोटा पक्षी इस पोर्टल से बाहर आया जिसे ये लोग अपने लिए खतरा नहीं मानते। ऐसे कई पक्षी आते हैं जिन्हें कुछ लोग चुराने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें सभी को दिखाया जा सके, लेकिन निखिल कभी नहीं चाहते थे कि आम लोगों को इन पोर्टलों या इन पक्षियों के बारे में कुछ भी पता चले। इसीलिए वह पक्षियों को पोर्टलों के पास ले जाते हैं ताकि वे पोर्टल के जरिए वापस जा सके। लेकिन एक पक्षी पोर्टल में प्रवेश करने से पहले ही मर जाता है। हर कोई हैरान था, क्योंकि जो कोई भी पहले इस पोर्टल के अंदर जा रहा था उसे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उसकी मौत का क्या कारण हो सकता था? निखिल ये जानने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं और निखिल को उसके शरीर के अंदर एक पैरासाइट मिलता है जिसने उसकी जान ले ली थी। यह जीव यहाँ से हिलना शुरू कर देता है। एक आदमी इस जीव को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन निखिल उसे रोकते हैं। अब अवंतिका और सुमित मिलकर इस जीव को पकड़ते हैं और इस पर शोध करना शुरू करते हैं। इस पर शोध करने के बाद यह पता चलता है कि इस परजीवी में ऐसी शक्ति थी कि यह जिसके भी शरीर में प्रवेश करता है उसके आंतरिक अंगों को घायल कर देता है और यह उसके नर्वस सिस्टम पर भी नियंत्रण हासिल कर लेता है। इसके बाद दृश्य तारा नाम के एक लड़के की ओर बदलता है जिसने उस पक्षी को पकड़ा था जो उस पोर्टल से बाहर आया था। वह इस पक्षी को अपने घर ले आया और इस पक्षी के बारे में खोजना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि इस पक्षी का नाम डोडो है, लेकिन डोडो आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये डोडो बहुत बड़ा था। जब वह इसकी तलाश कर रहा था, अचानक यह डोडो आया और लड़के के हाथ पर हमला कर दिया और जैसे ही इसने हमला किया, तारा की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से खुद अस्पताल जाता है और उसे अस्पताल में महसूस होता है कि उसकी गर्दन के अंदर कुछ रेंग रहा था। यह वही परजीवी था जिसके बारे में निखिल ने लैब में शोध किया था। तारा ने एक बार इसी जीव के काटने के बाद अपने दोस्त पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने जल्द ही खुद पर नियंत्रण कर लिया, जिसका स्पष्ट मतलब है कि यह जीव किसी के विचारों और दिमाग पर भी नियंत्रण कर सकता है। अब तारा का दोस्त क्लॉडिया को उस पक्षी के बारे में जाकर बताता है जिसे तारा ने अपने घर में रखा था। निखिल और उनकी पूरी टीम उसी पक्षी को ढूंढने के लिए तारा के घर आते हैं और उन्हें वह पक्षी तारा के घर में मरा हुआ मिलता है। हमें यहाँ अस्पताल में तारा दिखाया जाता है जिसका CT स्कैन अब पूरा हो चुका है। CT स्कैन में परजीवी देखा गया और डॉक्टर ने तारा को बताया कि उसे तुरंत सर्जरी करानी होगी। यह सुनकर तारा को नहीं पता क्या होता है, लेकिन वह डॉक्टर पर हमला करता है और उसे काटता है। जैसे ही तारा होश में आता है, वह घबरा जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यह सब क्यों कर रहा है।
खुद पर नियंत्रण पाने के लिए वह बाथरूम में गया। अब उसे अपने सवालों के जवाब ढूंढने थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अवंतिका के पास जाएगा और वह पता लगाएगा कि यह डोडो कहां से आया है, क्योंकि उसके शोध के अनुसार उसे पता चला था कि डोडो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। अवंतिका यहाँ तारा से कुछ नहीं छिपाती है और उसे उस फ्रीजर के पास ले जाती है जिसके अंदर से वह पोर्टल खुला था, लेकिन अब वह पोर्टल फ्रीजर के अंदर नहीं था। इसलिए तारा को लगता है कि अवंतिका उससे झूठ बोल रही है। इसी तरह अब तारा को गुस्सा आता है और वह उस पर भी हमला करने के लिए अवंतिका के करीब आने की कोशिश करता है, तो अवंतिका इसे भांप लेती है और इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता वह उस पर एक शेल्फ गिरा देती है। अवंतिका अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गई, लेकिन अब तारा अवंतिका को पकड़ने के लिए खिड़की से कूदता है और वह उसे काटने ही वाला होता है जब कई सैनिक यहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले कि ये सैनिक तारा को मार पाते, करण यहाँ सभी को बताता है कि तारा उसका क्लास फेलो है। वह बहुत धीरे से तारा को अवंतिका को छोड़ने के लिए कहता है और खुद उससे बात करने का फैसला करता है। इससे पहले कि करण कुछ कह पाता, वह देखता है कि तारा की आंखें अचानक बदल गई हैं। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, उसकी मुस्कान बदल गई थी, लेकिन फिर उसने कुछ ही देर में करण के हाथों में अपनी आखिरी सांस ली और वह मर गया। उस परजीवी ने तारा की जान ले ली और करण इससे बहुत परेशान हो गए। अब इन सब के बाद 1 महीना बीत जाता है और हमें अवंतिका और करण फिर से एक घर में दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अवंतिका के पास अभी भी रेक्स नाम का वह जीव है जिसे उन्होंने इस सीजन की शुरुआत में पाया था। वह भी उनके साथ रहता था। अवंतिका ने उसे अपना पालतू बना लिया था। अब वह करण से कहती है कि उनके घर की खिड़कियां हमेशा बंद रखें ताकि वह भाग न जाए, लेकिन एक दिन करण एक गेम खेलते समय खिड़कियां बंद करना भूल जाता है और वह जीव उनके घर से बाहर चला जाता है और करण परेशान हाल में उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ निखिल को एक आदमी का शव मिलता है जिसका शरीर टुकड़ों में फटा हुआ था। यह स्पष्ट था कि उस पर किसी राक्षस ने हमला किया था। निखिल समझ गए कि वहां भी एक नया पोर्टल खुला होगा। जब ये लोग उस गोल्फ क्लब में जाते हैं तो वे देखते हैं कि इस समय पोर्टल अब आसमान से खुला हुआ था और वह पक्षी या ड्रैगन जैसा दिखने वाला राक्षस उस आदमी पर हमला कर चुका था। आखिर में करण को रेक्स भी मिल जाता है। वह भी उसकी कार पर बैठा था क्योंकि रेक्स उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही करण उसे पकड़ने की कोशिश करता है, रेक्स यहाँ से उड़ जाता है। करण उसे पकड़ने में व्यस्त था और उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि वह उसी गोल्फ क्लब में आ गया था जहां निखिल और उनके दोस्त थे। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कुछ असामान्य चल रहा है। निखिल और अवंतिका उसे पीछे से आवाज लगाकर चेतावनी देते हैं कि उसके ऊपर कुछ था। जब करण ने ऊपर देखा तो यहाँ एक विशाल पक्षी था जो हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ उड़ रहा था। करण खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। फिर रेक्स भी उसके सामने उड़ता है। सैनिक करण को बचाने के लिए उस जीव को मारना चाहते थे, लेकिन निखिल ने सैनिक की बंदूक को एक तरफ धकेलकर उस जीव को बचा लिया। वह जीव इस गोलीबारी से बहुत डर गया और ऊपर की तरफ उड़ गया। इस तरह रेक्स और करण दोनों की जान बच गई। यहाँ उन्हें अब पता चलता है कि उनका रेक्स पहला जीव फिर से जंगल में कहीं गायब हो गया था। करण और अवंतिका दोनों रेक्स को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं और आखिरकार उन्हें रेक्स मिल जाता है। इससे पहले कि वे उसे उठाते, उन्हें यहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें छोटे उड़ने वाले डायनासोर दिखाई देते हैं। वे इतने सारे थे कि उनसे बचना असंभव था। अवंतिका करण के साथ बैठ जाती है और तेजी से सोचते हुए अपना सिर भी छिपा लेती है और यहाँ सभी डायनासोर उनके ऊपर से गुजर जाते हैं और आखिरकार उनकी जान बच जाती है, जिसके बाद वे रेक्स के साथ अपने घर आ जाते हैं। क्लॉडिया अब निखिल को यहाँ बुलाती है और उन्हें बताती है कि वह विशाल जीव, वह उड़ने वाला डायनासोर उनके कॉलेज की इमारत के ऊपर आ गया था। निखिल की पूरी टीम जल्दी ही उसे पकड़ने के लिए कॉलेज के पास पहुंचती है, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। वह यहाँ से उड़ रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ने और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए निखिल अपनी लाल रंग की जैकेट को एक छड़ी से बांधते हैं और उसे ऊंचाई पर पकड़ते हैं ताकि डायनासोर को लगे कि यह शिकार है। जैसे ही वह डायनासोर उस कपड़े पर हमला करने आता है, निखिल उस कपड़े को नीचे कर देते हैं और डायनासोर नीचे आता है और पूरी ताकत से जमीन से टकराकर बेहोश हो जाता है। क्लॉडिया इस जीव का ध्यान से निरीक्षण करती है और उसे देखते हुए वह बताती है कि यह जीव जिस भी समय रेखा या दुनिया से आया है, उस समय रेखा में इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि यह जीव इंसानों को तबाह कर देता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वे छोटे डायनासोर जो पहले अवंतिका और करण के पीछे थे, अचानक उसी इमारत पर हमला करते हैं जहां निखिल और उनकी टीम थी। पूरी टीम खिड़की से खड़े होकर उन्हें हैरानी से देख रही थी और ये डायनासोर भी उन्हें बाहर से देख पा रहे थे। इसीलिए कुछ डायनासोर इन खिड़कियों को तोड़कर अंदर भी आ जाते हैं। निखिल और उनका एक साथी खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक कमरे में जाते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं। अपने साथी को सुरक्षित करके निखिल जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने और स्थिति को संभालने के लिए बाहर जाते हैं। उन्हें अपनी इमरजेंसी वैन के अंदर एक गैस सिलेंडर मिलता है, जिसे वह इस उम्मीद में उठाते हैं कि वे उसकी मदद से ड्रैगनों से बच पाएंगे। लेकिन वही ड्रैगन चिमनी के जरिए होटल में प्रवेश करने लगे, जिसके कारण क्लॉडिया बहुत डर जाती है। क्लॉडिया उन्हें मारने के लिए एक गोल्फ स्टिक उठाती है, लेकिन इतने सारे जीवों से लड़ना उनकी क्षमता से बाहर था। तभी हेलन पीछे से आती है, जो क्लॉडिया को रसोई के अंदर ले जाती है। वह कुछ धातु की वस्तुएं माइक्रोवेव के अंदर रखती है और उन सभी को चालू कर देती है, जिसके कारण इमारत में एक बड़ा विस्फोट होता है और ये सभी जीव जलकर मारे जाते हैं। आखिरकार हेलन ने क्लॉडिया की जान बचाई और वह खुद भी बच गई, लेकिन क्योंकि हेलन को सुरक्षा कर्मियों से भागने का एक अच्छा मौका मिला, इसीलिए वह क्लॉडिया को इमारत से बाहर ले जाती है और यहाँ से भाग जाती है, जबकि क्लॉडिया अभी भी भ्रम की स्थिति में थी कि उनके साथ क्या हुआ था।
थोड़ी देर में सैनिकों की एक टीम भी वहाँ पहुँचती है। वे इमारत की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ एक बड़े जीव को छोड़कर सभी जीव मारे गए थे। वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन निखिल कहते हैं नहीं, हम उसे उसके घर भेज देंगे। वे फिर से उसी गोल्फ क्लब में जाते हैं जहाँ वह पोर्टल खुला था, जिस पोर्टल से सभी डायनासोर इस दुनिया में आए थे। वे लाल झंडा रखकर उस डायनासोर को उसके घर पोर्टल की तरफ लुभाते हैं। यह पोर्टल यहाँ से बंद हो जाता है जैसे ही वह डायनासोर पोर्टल में प्रवेश करता है। जैसे ही वह यहाँ से जाता है और यह पोर्टल बंद हो जाता है, ये लोग खुशी से जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनका कोई बड़ा मिशन पूरा हो गया हो। कहानी कुछ महीने आगे कूदती है। कुछ महीने बाद हमें करण और अवंतिका फिर से दिखाई देते हैं। अवंतिका को एक चिड़ियाघर से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि चिड़ियाघर में एक शेर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। यह काफी अजीब था। अवंतिका और करण दोनों जांच करने के लिए चिड़ियाघर जाते हैं। उन्हें शेर के गायब होने के बारे में यहाँ कोई सुराग नहीं मिलता है, लेकिन शेर के आवाज में ही कुछ खून के नमूने मिलते हैं जिन्हें करण इकट्ठा करता है। डीएनए परीक्षण करने के बाद वे पता लगाते हैं कि यह इस दुनिया का नहीं है। इस दुनिया के किसी भी जीव का डीएनए उस डीएनए से नहीं मिल रहा था। ये एक और भी डरावनी बात थी। अवंतिका इस बात से बहुत चिंतित थी क्योंकि उनके बॉस भी पिछले दिन गायब हो गए थे और उनका कोई सुराग नहीं मिला था। ऐसे जानवर और इंसान कहाँ गायब हो रहे थे, इस पर भी सवाल उठे। दूसरी तरफ हम हेलन को फिर से उसी दुनिया में उसी समय रेखा में देखते हैं। वह जल्दी से निखिल और उनके दोस्तों के साथ एक बैठक करती है और उनकी मदद मांगती है, क्योंकि पिछले दिन उनकी समय रेखा में एक बहुत बड़े राक्षस ने उन पर हमला किया था। वह कहती हैं कि यह राक्षस किसी पिछली समय रेखा से नहीं था, क्योंकि उन्होंने सभी अतीत को पढ़ लिया था। वह राक्षस बहुत डरावना और अजीब था और हेलन के अनुसार वह भयानक राक्षस भविष्य से आया था। हेलन को निखिल और उनके दोस्तों की मदद की जरूरत थी ताकि वह उस राक्षस को उसकी समय रेखा में वापस भेज सके या उसे मार सके। हमें चिड़ियाघर का दृश्य फिर से दिखाया जाता है जहाँ अवंतिका इस समय अकेली थी और पूरे चिड़ियाघर की जांच कर रही थी। इस बीच सुमित भी यहाँ पहुँचता है। वह अवंतिका को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और इससे पहले कि वह उन्हें कुछ बता पाता, उन दोनों का सामना उसी बड़े और खतरनाक राक्षस से होता है जिसके हाथ और पैर इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन वह बंदर की तरह कूद रहा था। रवि और उनकी टीम उसे पकड़ने के लिए पीछे से उस पर हमला करते हैं, जिसके कारण वह चिड़ियाघर से भाग जाता है। जब उन्हें बाहर निकलने के रास्ते में वह कहीं नहीं मिला तो उन्हें पता चला कि वह राक्षस जंगल में चला गया था। वे सभी उसे पकड़ने के लिए जंगल जाते हैं और वे राक्षस को पेड़ के ऊपर देखते हैं जो बहुत तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा था। उन्होंने इतनी गति वाला कोई जानवर पहले नहीं देखा था। निखिल कहते हैं कि अगर हमें इस राक्षस को नियंत्रित करना है तो हमें भारी हथियारों की जरूरत होगी। इस समय करण भी यहाँ आया था। उसे याद आया कि उसने पिछले दिन एक डीएनए परीक्षण किया था। वह डीएनए किसी भी सांसारिक प्रजाति का नहीं था, तो ये स्पष्ट था कि वह डीएनए इसी जीव का था। उसने उस डीएनए के जरिए उस जीव की कई कमजोरियां पता लगाई थी और उसे याद आता है कि यह जीव संगीत और आवाज से बहुत डरता है। वह अब संगीत सेट करने के लिए कार के अंदर जाता है और अपना म्यूजिक बॉक्स निकालना शुरू करता है जब वह जीव उसकी कार के विंड स्क्रीन पर हमला करता है और इससे पहले कि वह संगीत चला पाता, वह करण को मार देता है। वह कार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह जीव उसे मारने के लिए फिर से उसके सामने आ गया था और करण की जान इस बार सुमित ने बचाई, जो यहाँ एक बंदूक लाया था और वह बंदूक से इस राक्षस को गोली मारता है, लेकिन यह राक्षस फिर भी नहीं मरता। दूसरी तरफ हम रवि को देखते हैं जो इस पूरी जगह की जांच कर रहा था और यहाँ जब उसे एक जगह से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो वह अंदर जाता है और इस झोपड़ी की जांच करता है, जहाँ वह उस जीव जैसे 3-4 और छोटे जीव देखता है जिससे वे लड़ रहे थे। रवि को पता चला कि बड़ा जीव जिसे छोटे जीव देख रहे हैं वह वास्तव में उनकी माँ है और 3 उसके बच्चे हैं। माँ जीव अपने बच्चों के भोजन के रूप में यहाँ 3 इंसानों की शव लाई थी। किसी तरह उस राक्षस को भी पता चल जाता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं, क्योंकि इंसान उन तक पहुंच गए हैं, इसलिए वह तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ आती है, इससे पहले कि यह राक्षस हर एक इंसान पर हमला करता। निखिल को इस राक्षस का ध्यान भटकाने का एक विचार आता है। वह इस राक्षस के बच्चों में से एक को उठाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वह ऊपर लगे शीशों को भी तोड़ना शुरू कर देता है ताकि वह आवाजों से इस राक्षस का ध्यान भटका सके। यहाँ वहाँ से आवाजें सुनकर ये राक्षस वास्तव में भ्रमित हो जाता है और निखिल इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए सही समय पर उसकी आंख में गोली मारते हैं और उसे गिरा देते हैं। इस समय यह जीव अभी मरा नहीं था। ये लोग इस जीव के सभी बच्चों को छोटे कंटेनरों में डाल देते हैं, इस उम्मीद में कि ये लोग इन जीवों को उनकी समय रेखा में वापस भेज देंगे। खैर, ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए थे। कम से कम उन्होंने दुनिया को इन राक्षसों से बचा लिया था। अब वे काफी आराम में थे। निखिल और हेलन यहाँ बात करना शुरू करते हैं और हेलन निखिल को एक कैमरा देती है और उनसे अपनी तस्वीर लेने के लिए कहती है। इस कैमरे को देखकर निखिल को एक बहुत अजीब चीज याद आती है। ये वही कैमरा था जिसे उन्होंने पहली बार देखा था जब वह अतीत की समय रेखा में एक पोर्टल के अंदर गए थे। पहली बार जब वह एक पोर्टल के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ कंटेनर और इंसानी अवशेष थे। वे कंटेनर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कंटेनर जिनमें उन्होंने इस बार ये इंसानी अवशेष रखे हैं। यह देखकर वह समझ गए कि जिस समय रेखा में वह गए थे वह अतीत की समय रेखा नहीं बल्कि भविष्य की समय रेखा थी और उन बक्सों के पास पड़े इंसानी अवशेष भी इन लोगों के अलावा किसी और के नहीं थे। वे इन लोगों के थे जैसे निखिल और उनकी टीम। निखिल अभी भी ये सब सोच ही रहे थे जब पीछे से दिखाया जाता है कि माँ जीव रवि पर हमला करती है और ये कुछ ही देर में बाकी लोगों को भी मारना शुरू कर देती है और निखिल ये सब अपनी आंखों से देखते रहते हैं।
इस बीच कुछ और जीव भी पोर्टल से बाहर आते हैं, जिनमें से एक निखिल पर हमला करता है। इससे पहले कि निखिल को कुछ हो पाता, वह डायनासोर जैसा जीव यहाँ आता है, जिसे इस सीजन की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वह इस भविष्य के राक्षस से लड़ना शुरू कर देता है। उन दोनों में बराबर की ताकत थी। यह कुछ ऐसा था जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए था। वह छोटा राक्षस उस डायनासोर जैसे जीव को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन डायनासोर के भारी होने के कारण वह उसे वापस गिरा देता है और उस पर गिर जाता है और उसे हरा देता है। आखिरकार वह जीव मर जाता है और इस तरह निखिल की जान बच जाती है। यहाँ निखिल को अब सबसे बड़ा मोड़ पता चलता है कि वह इस समय अपनी समय रेखा में नहीं थे। वह इस समय एक भविष्य की समय रेखा में आ गए थे, जहाँ वह अपनी पत्नी के साथ अपना पूरा जीवन जी रहे थे। दरअसल वह अपनी पत्नी के साथ एक और समय रेखा में उनकी मदद करने आए थे। अब उनकी पत्नी उन्हें उनकी समय रेखा में ले जाती है और यहाँ से वह सभी को अलविदा कहकर अपने पोर्टल में वापस चली जाती है। निखिल यहाँ देखते हैं कि उनकी पूरी टीम पोर्टल के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर वह बहुत आराम महसूस करते हैं, लेकिन इस समय क्लॉडिया उनकी टीम में नहीं थी। जब वह अपनी टीम से क्लॉडिया के बारे में पूछते हैं तो वे सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्लॉडिया कौन है। ये लोग क्लॉडिया को जानते भी नहीं थे। इससे निखिल को एहसास हुआ कि उन्होंने अतीत की यात्रा की थी और कुछ बदल दिया था, जिसने पूरे भविष्य को बदल दिया और अब भविष्य वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखा था। इसका मतलब है कि अब ये लोग नहीं मरेंगे, बल्कि वे जिंदा रहेंगे और यह सीजन बस यही दिखाते हुए समाप्त होता है। निखिल ने भले ही टाइम लूप को तोड़ दिया हो, लेकिन क्लॉडिया के न होने से यह साफ है कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब यह नई दुनिया कितनी सुरक्षित होगी। आपको प्राइम वेल का सबसे बेहतरीन पल या सबसे खूंखार राक्षस कौन सा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।